I have worked with NLP, I have worked with pharma. Basically, I have touched upon almost every industry that you found in any corporate environment. So I have a versatile background, and that has helped me to actually gain all the upcoming skills in LLMs or in AI, and it is also helping me keep up with the recent boom. So, before I start my session, how many of you are familiar with Gemma? Okay, so a few people. How are and many of you are familiar with Llama or Mistral? Nice. And obviously, we are familiar with Gemini and OpenAI's model GPT-4. So, what is Gemma and how is it different from Gemini? Like, it's a model by Google. So, what's the difference between Gemini and Gemma? Gemma is basically an open source model. Like, you can fine tune it, you can utilize its weights and so on, and you can actually self host it. So all the capabilities that Gemini or any Llama has, Gemma also has those capabilities. You can give it a prompt and it will respond to you with some sort of response. So now diving into it, before I dive into the main topic, like using lit to analyze Gemma models, I need to give you an understanding that what problem lit will solve, how will it help us to actually nurture Gemma's response, and what strategies you can use in future with other models other than Gemma, to help you nurture your response. So next slide. So whenever you are like typing, जब भी आप type कर रहे होते हैं, like if it's for an assignment, if it's for a corporate task, आप जाके लिखते हो, पहले आप एक prompt लिखते हो, ठीक है? उस पे आपका जो है वो आंसर नहीं आता जो आप लोग चाह रहे होते हो. आप 2-3 ट्राइज करते हैं. Does this happen to anyone? कि पहली गो में ही आंसर मिल गया या आप लोग 2-3 ट्राइज करते हैं? Then you are lucky one. So अगर आप problems को complex करते हैं तो usually you have to be pretty specific about your prompt के आप क्या चाह रहे हैं उससे. अगर आप थोड़ा सा वेग रिस्पॉन्स या आप उसे वो इंडिकेशंस नहीं देते हैं तो आपको रिस्पॉन्स जो है वो एक्यूरेट नहीं मिलता होता. आर यू गाइज फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट कॉल्ड फ्यू शॉर्ट लर्निंग? कैन यू प्लीज टेल मी? So I wouldn't say it's training. Like in context learning, you can say that. Basically होता ये है कि आपको जिस टाइप का आउटपुट चाहिए होता है ना, like मुझे अगर मैं चाहती हूँ कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ही मेरा आउटपुट आए, तो मुझे उसे एग्जांपल देकर बताना पड़ेगा मॉडल को कि मुझे इसी फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए. और मैं अगर चाहती हूँ ना कि लेट्स से अगर मैं हेल्थ केयर की एग्जांपल लूँ जिसमें मैं काम करती हूँ, तो उसमें ना एक चीज़ होती है सोप नोट्स, जिसमें डॉक्टर्स ने ना स्पेसिफिकली टेलर्ड सेक्शन के नोट्स बनाने होते हैं. लाइक सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, असेसमेंट और प्लान होता है. जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन होता है ना उसमें सिर्फ आपके वाइटल्स आ सकते हैं. जो सब्जेक्टिव सेक्शन होता है उसमें आप डिफरेंट पैराग्राफ्स और बुलेट पॉइंट्स और कहानियाँ डाल सकते हैं कि पेशेंट वॉज फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम दिस, पेशेंट वॉज अ स्मोकर एंड सो ऑन. तो मॉडल को कैसे, एक तरीका ये है कि मैं मॉडल को डायरेक्टली बता दूं कि मुझे एक सोप नोट जनरेट करके दे दो. ठीक है, मैं उसे एक कन्वर्सेशन दूँ और मैं कहूँ कि इसका मुझे ना सोप नोट जनरेट करके दे दो. उसमें मसला क्या आ सकता है? कोई गेस कर सकता है? एक चीज़ ये हो सकती है, और क्या हो सकता है? यस. सो बेसिकली दोनों चीज़ें हो सकती है. एक वो हेलुसिनेट कर सकता है, दूसरा मसला ये है कि वो स्ट्रक्चर जो मुझे चाहिए उसने वो मुझे नहीं दिया. ठीक है, जब तक मैं उसे बताऊंगी नहीं उसे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या चीज़ चाहिए. सो फ्यू शॉर्ट लर्निंग या जो फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग होती है उसमें बेसिकली आप ये होता है कि आप उसको
मल्टीपल एग्जांपल्स देते हैं. इट कुड बी वन एग्जांपल विच देन मेक्स इट वन शॉट प्रॉम्प्टिंग, और इट कुड बी फ्यू एग्जांपल्स विच मेक्स इट फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग इट रीट्रेनिंग इट और गिविंग इट एक्स्ट्रा डाटा, मैं सिर्फ उसे कुछ एग्जांपल्स देकर समझा देती हूँ कि आपने ऐसा काम करना है. जिस तरह आप किसी बच्चे को नहीं समझाते कि ये इस तरह ये स्टेप्स आपने फॉलो करने तो ये चीज़ हो जाएगी. सो इस तरह मैं LLM को समझाऊंगी कि आपने ये जब भी इंफॉर्मेशन आएगी तो आपने इस तरह का नोट जनरेट करके मुझे दे देना. सो दैट्स द पॉइंट, द स्टेप ऑफ गिविंग एग्जाम्पल टू एन LLM इज़ कॉल्ड फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग. अब इसमें मल्टीपल चैलेंजेस आते हैं. ठीक है, इसमें मल्टीपल चैलेंजेस ये आते हैं कि समटाइम्स LLMs आर जेनरेटिव. ठीक है, वो उस तरह का बिहेव हमेशा वैसे नहीं बिहेव करते जैसे आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. सो यू हैव टू ट्वीक द प्रॉम्प्ट अगेन एंड अगेन. आपको एग्जांपल्स भी चेंज करनी पड़ती है. फिर आपको कभी कभार ये भी नहीं समझ आती. आई एम नॉट श्योर इफ़ यू गाइज हैव एनकाउंटर दिस. अक्सर ये होता है कि आपने एक प्रॉम्प्ट दी है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन वो इग्नोर कर देते और कुछ इन्फॉर्मेशन वो लेके आ रहा था और आप उसे 10 दफ़ा बता रहे थे नहीं ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए मुझे. ठीक है, और ये काफ़ी कॉमन सिनेरियो है इन जेनरेटिव मॉडल्स. और आप डिफरेंट तरीके, आप 10 तरीक़ों से प्रॉम्प्ट लिख के देते हो. अच्छा मैं चलो ये ट्राई कर लेता हूँ, अच्छा मैं चलो ये ट्राई कर लेता हूँ. तो एक आपकी एफर्ट बन जाती है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट रिफाइनिंग की एफर्ट होती है. एंड दिस हैपन्स अ लॉट इन दिस जेन AI एरा. लाइक आपके रोज़ाना नए मॉडल्स आ रहे होते हैं एंड उन मॉडल्स में ना जो उनकी कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है वो डिफरेंट प्रॉम्प्ट को डिफरेंट वे में ट्रीट करती है. लाइक अगर मैं GPT और जेमिनी ही की एग्जांपल लूँ तो इनकी प्रॉम्प्टिंग स्ट्रैटेजीज़ फ़र्क है. किसी भी एक LLM की सारे LLMs की एक प्रॉम्प्टिंग स्ट्रैटेजी नहीं होती है, हर एक की फ़र्क होती है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस चीज़ पे एक LLM फोकस करता है और किस चीज़ पे एक LLM फोकस नहीं करता. जिस तरह अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ तो आपके पास कंप्यूटर विज़न अगर मैं लेती हूँ, कंप्यूटर विज़न या टाइम सीरीज़ की कोई प्रॉब्लम लेती हूँ तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं और कुछ आपके नॉन इम्पॉर्टेंट फीचर होते हैं. ठीक है, उसमें आपके पास मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ होती है. जैसा आप निकालते हो कि अच्छा हीट मैप बना दिया कि ये मेरा इंपॉर्टेंट फीचर है. So it helps you to actually train your models better. You know which feature you need to utilize. So by introducing LIT, Google is also trying to help us basically visualize that which input is useful and which input is not useful, or which input is influencing the LLM the most. सो लिट बेसिकली एक टूल इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो आपको हेल्प करे आपकी प्रॉम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बेहतर करने में, आपकी जो है इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग बेहतर करने में. और इस टूल में वो एक मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जिसे वो कहते हैं सीक्वेंस सेलियंस. थोड़ा सा ही मुश्किल टर्म लग रही होगी. हैज़ एनीवन हर्ड ऑफ दिस टर्म? मैं भी जब टूल देखा था पहली दफ़ा देखा था मुझे नहीं आइडिया था. इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. बेसिकली इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द ब्लैक बॉक्स LLM. लाइक विदाउट ओपनिंग द होल LLM आपको ये हेल्प करता है कि आप LLM को इम्प्रूव कैसे करो थ्रू विजुअलाइजेशंस, थ्रू सॉर्ट ऑफ फीचर इम्पोर्टेंस मेथडोलॉजी. सो इसमें ना आपके पास 2 तरीके होते हैं. एक होती है ग्रेडियंट बेस्ड और एक होता है अटेंशन स्कोर्स. ग्रेडियंट से आप लोगों के माइंड में क्या चीज़ आती है? मैथ वाली ग्रेडियंट ही है. ग्रेडियंट डिसेंट. ग्रेडियंट डिसेंट क्या बताता है? ठीक है, अच्छा अब अगर मैंने इससे लेमैन टर्म्स में, लाइक आई डोंट नो व्हाट लॉस इज, आई डोंट नो व्हाट डिसेंट इज़, तो मैं इसको किस तरह एक्सप्लेन करूँगी किसी लेमैन को कि ग्रेडियंट क्या बताता है? चेंज. यस, सो ग्रेडियंट टेल्स यू चेंज. मतलब यहाँ पे आपका चेंज होता है आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट. ठीक है,
फिर उसके अलावा आपके पास एक चीज़ है अटेंशन स्कोर्स। ट्रांसफॉर्मर्स का आर्किटेक्चर किसी को आइडिया हो कि किस तरह का होता है? किसी ने अटेंशन मैकेनिज्म का नाम सुना हो? ट्रांसफॉर्मर्स का नाम सुना हुआ है किसी ने? कैन यू टेल मी अबाउट इट? नाइस। ठीक है, एनी वन एल्स वांट टू चाइम इन? यस। So you have an encoder and a decoder. होता बेसिकली ये है कि encoder के अंदर आपके पास एक चीज़ होती है सेल्फ अटेंशन, और encoder और decoder दोनों के दरमियान you have something that's known as cross attention. So encoder आपको इस तरह सोच सकते हैं कि किसी चीज़ में से important features encode करके दे देते हैं, निकाल के दे देते हैं, then using those features वो decoder को जाते हैं and then it generates some sort of output. ठीक है, In very इन सिंपल टर्म्स में मुझे ये बताएं कि इसमें अटेंशन किधर आती है? अटेंशन फॉर इंस्टेंस अगर आपने एक इनपुट टेक्स्ट दी है, लेट्स से कि आपने आप टास्क पहले देख लेते हैं, टास्क आपका ये है कि आपने टाइप की पास देखोगे कि इंग्लिश स्पेनिश, तो आपने इंग्लिश का टेक्स्ट दे दिया, आपने स्पेनिश में जनरेट कर दिया, तो पहले तो देखें ना कॉन्टेक्स्ट कैप्चर करेगा। तो अगर आप एक टेक्स्ट सेंटेंस दे रहे हैं कि क्या कैट इन द पार्क स्मॉल स्टार, तो वो बेसिक वहाँ टेंशन लगेगी कि इस टोकन विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट ऑफ द सीक्वेंस विल ऑर्डर टेक दिस टोकन विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट। बेसिकली अटेंशन जो नाम बता रही है ना, वो वही है। वो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लेती है और उसकी बेसिस पे आपको रिजल्ट देती है। वो आपको बताती है कि इस चीज़ पे ध्यान दो, इस चीज़ पे ध्यान ना दो। अटेंशन मैकेनिज्म इन सिंपल वर्ड्स ये है, एंड इट्स द बेसिस ऑफ ऑल मॉडर्न LLMs। ट्रांसफॉर्मर्स इज़ द बेसिस ऑफ ऑल मॉडर्न LLMs। और उसमें फिर आप अगर इन आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो यू विल रियलाइज़ के there are encoder only transformers, and then there are decoder only models, or decoder only models are the basic, the idea behind all of these LLMs। और फिर उसमें आपके इंटेंशन की ही डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सो यही वाले आइडिया, ये दो की कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके ना वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द LLM ब्लैक बॉक्स। हम एक ग्रेडियंट बेस्ड मेथड्स यूज़ करते हैं। ग्रेडियंट बेस्ड मेथड्स में आपका वनीला ग्रेडियंट बेस्ड मेथड भी हो सकता है, जिस तरह आप वो सिंपल इनपुट आउटपुट का ग्रेडियंट ले लें। देन दे आर अ बिट कॉम्प्लेक्स मेथड्स एंड इट डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम, और आप फिर थोड़े से एक्सपेरिमेंट से यू आइडेंटिफाई कि विच वन फिट्स बेस्ट फॉर योर यूज़ केस। और अटेंशन स्कोर्स वही है कि आप बेसिकली मॉडल में यूटिलाइज मॉडल्स अटेंशन मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई कि कौन से कीवर्ड्स को वो इंपॉर्टेंट कह रहा है, कौन से कीवर्ड्स को वो इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा है। So these are two methods which this tool utilizes to actually visualize all the keywords. इसमें एक और चीज़ वो ये यूज़ करता है, that's a bit proprietary library at the moment, so I didn't get much details about it. वो है लाइम। एक तीसरी चीज़ ये लोग यूज़ कर रहे हैं लाइम। Since I didn't get much information about it, तो इसको मैंने यूज़ करके एक्सपेरिमेंट नहीं किया, but that's something that's also used for input salient methods. अच्छा, इफ़ यू गाइज हैव लैपटॉप्स, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग खोल लें, ताकि जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे दिखाऊंगी वो सारी आप लोग साथ साथ करते जाएंगे। एंड वॉट यू गाइज कैन फॉलो अलॉन्ग द ट्यूटोरियल। बेसिकली ये नोटबुक इसी की है, बेसिक नोटबुक है, बट आई वॉन्ट कि एक दफ़ा हाथ से गुजर जाएगी ना सबकी, तो चीज़ें याद रहेंगी। सो आई होप यू गाइज ऑल हैव केगल के अकाउंट्स बनना जल्दी से साइन इन कर ले यूजिंग गूगल, सो यू विल बी एबल टू डू दैट। और इसमें फिर आपको एक API की मिल जाएगी, एंड इफ़ यू फॉलो दिस लिंक और इसमें जाके आप गूगल कोलैब लिख लेंगे, इट विल शो यू द स्टेप्स यू नीड टू डू टू एक्चुअली सेट इट अप। सो आई विल गिव यू गाइज अ मिनट और so you guys can get adjusted. So basically meanwhile you guys are setting up your accounts and finding the link. अगर किसी को याद नहीं है या मिस हो गया, so it's gemma lit_gemma. So अगर आप उस लिंक को सर्च करेंगे, you will be able to find the notebook that I will be using in today's workshop.
सो जब आप उस नोटबुक को रन करेंगे, आई होप इट्स विजिबल, आपके पास ना इस तरह का एक टूल आ जाएगा। ठीक है, आप विजेट वाली चीज़ रेंडर करेंगे तो आपके पास ये एक टूल शो हो जाएगा। अब आप इस टूल में कॉर्नर में देखेंगे तो आपके पास ना वो कह रहा है कि आप ग्रैनुलैरिटी सिलेक्ट कर सकते हैं कि वेदर यू वांट tokens, words, sentences or lines. If you guys are not familiar with this granularity, तो आपके पास जो lowest granularity होती है ना वो होती है tokens. Token could be a word or it could be a part of a word. वो सबसे lowest granularity होती है. But for visualization purposes and for understanding the prompt better, आपके पास जो है so yeah, this will be helpful. Yes, so if you look at here, इधर आपके पास 4 ऑप्शंस आ रहे हैं: टोकन, वर्ड्स, सेंटेंसेस, लाइंस। ये वही चीज़ है जो इंग्लिश वाली होती है, ठीक है। अब टोकन्स जो है ना, लाइक आई मैंशन कि इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट, इट कुड बी अ वर्ड, इट कुड बी अ सब पार्ट ऑफ अ वर्ड। देन यू हैव वर्ड्स जो कि कंप्लीट वर्ड्स हैं, एंड देन सेंटेंसेस एंड लाइन्स। सो ये आपके पास ग्रैनुलैरिटी एग्जिस्ट करती है इन दिस टूल, जो आपको विजुअलाइजेशन में हेल्प करेगी। सेकेंड चीज़ जो मैं आपको कह रही थी कि आप अपना इनपुट सेलियंस मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको वो डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन्होंने ग्रेडियंट L2 और ग्रेडियंट डॉट इनपुट शो किया हुआ है। एंड द थर्ड इज़ दैट दिस इज़ समथिंग दैट आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल अ बिट लेटर, बट ये है कि आपको आपका जो डेटा सेट लोड हुआ होता है या जो आपने एग्जाम्पल सेव की होती हैं वो उसको शो करता है। आप उसको सिलेक्ट करते हैं, फिर उसका मॉडल का रिस्पॉन्स भी दिखाते हैं। वंस यू सिलेक्ट द मॉडल तो फिर आप इसको इस तरह विजुलाइज कर सकते हैं। पर्पल द पर्पल लाइन्स आर द वंस जिसकी लाइन जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई है ना, वो ये शो करे कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। और जो जैसे जैसे लाइट हो रहा है ना, इसका मतलब है वो लेस इम्पॉर्टेंट फीचर। तो बेसिकली आपका सेंटेंसेस का एक हीट मैप बन गया हुआ है फॉर द मॉडल कि जेमा को कौन से सेंटेंसेस सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो दिस हेल्प्स यू इन डिवाइसिंग योर प्रॉम्प्टिंग स्ट्रैटेजीज. So a bit about the code. Once you open the notebook, आप देखेंगे कि TensorFlow 2.17 नहीं लिखा हुआ. दिस आई विल सेव यू हेसल कि इन्होंने ना सिर्फ ये 3 लाइब्रेरीज दी होंगी, बट यू नीड टू इम्पोर्ट दिस, इंस्टॉल दिस एज वेल, अदरवाइज ये कोड नहीं चलेगा, यू विल गेट एन एरर. सो यू नीड टू इंस्टॉल दिस वर्जन ऑफ TensorFlow. सो द कोड इज़ रिलेटिवली सिंपल, क्योंकि ये थोड़ी सी आई बिलीव assumption ये भी लेके जा रहे हैं कि a lot of non-technical background people are also leaning towards LLMs and GNAI, and they are trying to help them. So code is relatively simple. You just load the model that you want. ठीक है, आपके पास ये जो टूल है अभी 2 फ्रेमवर्क्स को सपोर्ट करता है, एक केरास एंड NLP एंड द सेकेंड वन इज़ ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी ऑफ हगिंग फेस. आपका कोई भी मॉडल इन दोनों लाइब्रेरीज से बना हुआ है तो यू कैन लोड इट हेयर. अदरवाइज आपको सम सॉर्ट ऑफ कन्वर्जन करनी पड़ेगी टू लोड इट इनटू दिस टू. देन आपके पास जो है DL फ्रेमवर्क, डीप लर्निंग फ्रेमवर्क, वेदर इट यूजेस टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च, यू कैन सेट इट हेयर. फिर आपके पास कुछ और कन्फिग्रेशंस हैं, बैच साइज, मैक्स एग्जांपल्स. दीज आर ऑप्शनल पैरामीटर्स, यू डोंट नीड टू एक्चुअली राइट इट, बट क्योंकि मैंने 5 एग्जांपल्स लोड की हुई हैं, इसलिए आई हैव रिटन इट. बाकी ये जो कुछ पैरामीटर्स हैं ना, ये आपके ऑप्शनल नहीं है, या आपके कंपल्सरी पैरामीटर्स है. यू नीड टू गिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दीज पैरामीटर्स टू एक्चुअली लोड एवरीथिंग. Once you do that and you actually call this line of code, let widget.render, you will get the UI which I showed you earlier. So yeah, first case study I will be presenting with lit is debugging few short prompts. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, वी हैव फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स, और वो किस तरह आपके आउटपुट को इन्फ्लुएंस करते हैं, वी विल लुक एट दैट एंड हाउ lit will help us analyze those prompts. वो भी आप लोगों को समझ आ जाएगी कि when you are frequently doing this, how useful this option will be. तो is this prompt visible या blur है? Okay.
Let me try. Okay, I'll try to read it and let's see if we can do something about it. So, it's written, analyze a menu item in a restaurant. आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं, आपने उसे अपना टेस्ट बता दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है और क्या क्या चीज़ें नहीं पसंद है, ठीक है. अब इसने ना मल्टीपल उसे एग्जांपल्स पास की हुई हैं. जैसे उसने कहा हुआ है कि जो उसे टेस्ट पसंद है, आई हैव अ स्वीट टूथ, डोंट लाइक अनियंस और गार्लिक. फिर उसके बाद सजेशन, जो मेन्यू से सजेशन आई है आपके पास, वो आई है कि अनियन सूप. बट जो आपका बेस्ड ऑन योर लाइक्स, एलएलएम ने आपको एनालिसिस करके और रिकमेंडेशन करके बताया है कि इट हैज़ कुक्ड अनियंस इन इट विच यू डोंट लाइक. और उसके बाद रिकमेंडेशन आपको इस ये अब ये आपकी प्रॉम्प्ट का पार्ट है जिसमें आप उसे कह रहे हो कि आपको अनियन नहीं पसंद है विच यू डोंट लाइक. एनालिसिस ये की है, बट आपकी रिकमेंडेशन पे आपने ये लिख दिया यू हैव टू ट्राई इट, ठीक है. अब दूसरी उसने एग्जांपल पास की अपने प्रॉम्प्ट में, टेस्ट लाइक्स, आई हैव अ स्वीट टूथ, डोंट लाइक अनियंस और गार्लिक. Then there is some French dish which I can't pronounce. So वो बेसिकली फ्रेंच डिश एनालिसिस उस फ्रेंच डिश का ये है बाय एलएलएम दैट इट्स होम मेड लिव इन ब्रेड इन फ्रांस इज़ यूजली ग्रेट. रिकमेंडेशन आई है लाइकली गुड, ठीक है. फिर उसके बाद थर्ड एग्जांपल इज़, आई हैव अ स्वीट टूथ, डोंट लाइक अनियंस और गार्लिक. सजेशन आपको ये आई है कि हैव मैक्रून. सो एनालिसिस में आपने ये बताया कि स्वीट विद मैनी काइंड्स ऑफ फ्लेवर्स, रिकमेंडेशन यू हैव टू ट्राई इट. What's wrong with this prompt? Yes. Sorry? लाइक्स डिसलाइक को रिपीट कर रहे हैं, मतलब वो तो आपने उसे एग्जांपल दी है ना कि उस बंदे को अनियंस और गार्लिक पसंद ही नहीं है, ठीक है. अब आपने उस और उससे मीठा पसंद है, तो उन दो इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे आपने उसे एग्जांपल्स दिए हैं कि रिकमेंडेशन और एनालिसिस क्या होना चाहिए. अब आपने पहली एग्जांपल में उसे ये बोला है कि सो द फर्स्ट डिश आपने उसे कहा है कि अनियन सूप, and you have already mentioned in taste dislike that you don't like onions. So analysis में you told it कि it has cooked onions in it which you don't like. Recommendation, you have to try it. Is this a good prompt? No, in terms of me, I want a recommendation. So it's misleading, right? And and we sometimes do some stuff which is misleading for the model. Like जब हमें समझ नहीं आ रही होती ना कि इसका आउटपुट क्यों आ रहा है और ये क्यों हो रहा है. So there are some steps that we usually do or we write that actually influences the model to behave in that certain way. So आपने उसको एग्जांपल्स गलत दी. अब आपको फिर जो है ना, जो नेक्स्ट कस्टमर आया बेस्ड ऑन दीज प्रॉम्प्ट, next custom, is this visible or not? No. Okay. So so it gave the input to the model that the taste that person likes is cheese. Taste that person doesn't like is eggs, can't have eggs. So suggestion में उसके आ रही है quiche. I'm not sure if you guys are familiar with quiche. Quiche has eggs in cheese, in some capacity cheese. So savory analysis, so the analysis by the LLM is that it's a savory tart with cheese and eggs. And the recommendation is you might not like it but it's worth trying. अब ये ऐसे क्यों बोल रहा है? मतलब उसने बता दिया मुझे दोनों चीज़ें नहीं पसंद है, दोनों चीज़ें उसमें, मतलब एक चीज़ नहीं पसंद है दूसरी चीज़, तो ये ऐसे क्यों बोल रहा है कि यू हैव टू ट्राई इट? टेक्निकली उसने बता दिया कि मुझे अंडे बिल्कुल नहीं पसंद और कीश में बहुत अंडे होते हैं. सो इट कन्फ्यूज द मॉडल व्हाट इट नीड्स टू डू. सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ना वी हैव दिस टूल, ठीक है. I'm sorry, it's not visible, I think. Let me just go ahead. So this is basically the example which I showed you earlier. इसको मैं granularity for make it more
ईजी टू कॉम्प्रीहेंड, मैं उसको ग्रैनुलैरिटी सेंटेंस लेवल पे चेंज कर देती हूँ। ठीक है, अब ये सारी वही एग्जांपल फॉलो हो रही है। लेट मी ट्राई टू जूम इट एंड इफ सी इफ इट वर्क्स। ओके, दैट्स बेटर आई थिंक। सो यू कैन सी कि इधर वही वाली जो मैं अभी आपको दिखा रही थी वही वाला प्रॉम्प्ट चल रहा है, एंड इट्स शोइंग के द टेस्ट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, और उसके बेसिस पे आपके जो एलएलएम ने आंसर करना था वो ये एनालिसिस और रिकमेंडेशन देनी थी। लेकिन आपने प्रॉम्प्टिंग इतनी ख़राब की है कि जो आपके पास आउटपुट आया है इसकी बेसिस पे इट्स नॉट प्रिडिक्टिंग एक्यूरेटली। सो मैं चेक करना चाहती हूँ कि अब ये वाला मेरा रिज़ल्ट था। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स थी जो मेरी उससे आई हैं कि इनपुट वो यूज़र ने दी है कि उसने मुझे चीज़ दी है, उसने मुझे कहा कि कांट ईट एग्स, और उसके अलावा उसने मुझे कहा है स्पाइसी, आई लाइक स्पाइसी, और फिर टेस्ट डिसलाइक्स में कह दिए डोंट लाइक स्पाइसी फूड। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट वन। इसमें मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि रिकमेंडेशन को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसने किया हुआ है। सो इट विल टेक अ कपल ऑफ सेकेंड्स। आप नीचे प्रोसेसिंग देख सकते हैं जो इसकी हो रही होती है, एक्सप्लेनिंग मॉडल इज़ रनिंग। तो जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन द कलर इंटेंसिटी, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसे किसने किया, और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसे सबसे पहली एग्जांपल ने किया हुआ है। तो इसी मतलब आपने पहली एग्जांपल ख़राब दे दी, उसकी वजह से आपने अपना सारा सिस्टम ख़राब कर दिया। उसने बता दिया कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है ना, एक तो एनालाइज का है और दूसरे नंबर पे आपका एनालिसिस। इट हैज़ कुक्ड अनियंस इन इट विच यू डोंट लाइक, रिकमेंडेड यू हैव टू ट्राई इट। इसलिए मॉडल ने आपको कीश पे भी कहा कि आपको पसंद नहीं है पर आप ट्राई करो। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल। Then there is an other concept in prompting. Sorry. Yeah. So there is another concept in prompting, constitutional principles in prompts. इसमें बेसिकली ये है कि यू एक्चुअली देयर इज़ रिसर्च गोइंग ऑन कि जो सबसे ऊपर चीज़ होती है, सबसे जो पहले आप चीज़ देखते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है आपके मॉडल को। तो इस पे काफ़ी एक्टिवली रिसर्च हो रही है, एंड दिस थिंग यू कैन विजुलाइज विद लिट। तो अगर मैं डायरेक्टली उधर ही अपने जेमा वाले उस पर जाऊँ और मैं ऐसी एग्जांपल चूज़ करूँ जिसमें ये वाली चीज़ है। सो लेट्स से इसमें आई एम मोर एलैबोरेट अबाउट थिंग्स दैट आई वांट। ठीक है, मैंने उसको ये बता दिया है कि द एनालिसिस शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, द एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन शुड बी बोथ बी क्लियर, एंड द सुटेबिलिटी फॉर सम विद स्पेसिफाइड डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस। और फिर उसके बाद मैंने सारी वही एग्जांपल्स देना शुरू कर दिए। बट नाउ आई हैव फिक्स माय प्रॉम्प्ट। मैंने वो जो गलती की थी ना पहले कि मुझे अनियन नहीं पसंद है लेकिन फिर भी मुझे ट्राई करना चाहिए, आई हैव फिक्स दैट एज वेल। सो अब अगर मैं अपनी रिकमेंडेशन पे जाऊंगी ना कि मैंने अवॉइड किया था, तो देखते हैं ये क्या बताता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना जो सबसे पहले दूसरे नंबर वाली इंस्ट्रक्शन आई थी ना, उसने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हुआ इस प्रॉम्प्ट को, इस एग्जांपल को। अब इस एक्सपेरिमेंट इसको चेक करने के लिए ना कि ये वाकई ऐसा है कि नहीं, यू कैन एक्चुअली एडिट दिस प्रॉम्प्ट। सो लेट्स डू दैट। मैं ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने इससे सबसे ऊपर रखी हुई थी, मैं इसको नीचे ले जाती हूँ। ठीक है, एंड नाउ आई विल रन इट। लेट्स सी हाउ द मॉडल टेक्स इट। सो आई विल सिलेक्ट द सेम थिंग कि मुझे जहाँ पे कहा था एग्स को अवॉइड करना चाहिए। अब आप देखें तो जो मेरी सबसे ज़्यादा पहले ये इन्फ्लुएंस कर रही थी, ये बहुत ज़्यादा पर्पल थी, बट इन दिस एग्जांपल उसकी प्रायोरिटी कंपैरेटिवली लेस होगी एज़ कम्पेयर टू माय अदर इंस्ट्रक्शंस। सो आपकी चीज़ों की प्लेसमेंट भी इम्पैक्ट करती है कि हाउ विल योर एलएलएम रिस्पॉन्ड। सो ऑल ऑफ दिस यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस सिंपल टूल। ये आपके सामने मैंने सेट किया, इट्स प्रिटी ईजी, इट इवन अ नॉन टेक्निकल पर्सन कैन सेट इट अप and understand how prompts work. So yeah, this is pretty much about the tool, and
If you guys want to look at resources related to it, you can go over these links. They are pretty elaborate documentation related to this tool. It's not specifically for sequence salience, USMA clustering, and regression, and all of that. There are multiple modules which you can explore. It's a really helpful tool. So, yeah. Any questions? Yes. So right now, anything that's implemented using Keras NLP and Transformers library, you can actually load it and use it. Other than that, no, not at the moment. Any other questions? No. It's fairly new, 2-3 months back. Like it's really new and it's good and it's developing. And the best part about this library is what I found was that for Gemma or for some of the few of the open source models, it was quite stable. And yeah, its paper also got published in a really big conference in LLMs. So it's a nice library. The concept is pretty nice, like you actually create heat maps or feature importance maps for your prompts. I think, okay, either it was a fairly simple topic or a relatively complex topic. So, yeah, that's good to know. Okay, thank you.